नमस्कार, मैं देव प्रकाश। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। बिहार आज 113 वर्ष का हो गया है। आपको बता दें कि आज बिहार दिवस है। पूरे राज्य में बहुत ही धूमधाम से बिहार दिवस मनाया जा रहा है। 1912 के 23 मार्च को बंगाल से अलग हटकर बिहार राज्य की स्थापना की गई थी। उसके बाद से प्रतिवर्ष बिहार में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार दिवस का 3 दिवसीय आयोजन किया गया है, जिसमें आज संध्या 5:30 बजे बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया जाएगा। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, हमारे पीछे मंच बनाया गया है। इसी मंच पे बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा एवं साथ ही साथ दोनों उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा एवं सम्राट चौधरी भी उपस्थित रहेंगे। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह एवं एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान को बिहार दिवस के मद्देनज़र पूरे गांधी मैदान की चाक चौबंदा बड़ी कर दी गई है एवं गांधी मैदान के अंदर 66 एसडीओ एवं 1000 पुलिसकर्मियों की बहाली की गई है। सुरक्षाकर्मियों के 1000 सुरक्षाकर्मियों के बीच में यहाँ पे बिहार दिवस का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ गांधी मैदान के चारों तरफ सुरक्षा बलों की भी तैनाती की जाएगी। चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि किसी भी प्रकार का अप्रिय घटना न घटे, जिसको लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 1000 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है एवं जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उन्हें सीट बेड को खाली रखने का आश्वासन दिया गया है, जिसको लेकर कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो वहाँ पे लोग आराम से मौजूद रहें। पूरे गांधी मैदान की निगरानी सीसीटीवी के निगरानी के द्वारा की जाएगी एवं गांधी मैदान के चारों तरफ सीसीटीवी भी लगाए गए हैं एवं साथ ही साथ बिहार के विभिन्न विभागों के द्वारा यहाँ पे स्टॉल का भी प्रबंध किए गए हैं। स्टॉल लगाए गए हैं जो बिहार की जनता यहाँ पे बिहार दिवस के दिन घूमने आएंगे, उन्हें लोग अपने विभागीय बातों के विषय में बताएंगे। साथ ही साथ 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है, जो आज शाम 7:30 बजे से शुरू की जाएगी। संध्या पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल, गांधी मैदान एवं रवीन भवन में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़ पटना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 3 साल पूरे हो गए। सरकार के 3 साल पूरे होने पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत की और अपनी अब तक की यानी 3 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका 3 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा। कई सारी चुनौतियां थी, उनसे बहुत मजबूती से निपटा गया और राज्य के विकास को और तेज किया गया। उन्होंने कहा कि इन 3 सालों में उन्होंने बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य किए। उसमें जो उल्लेखनीय काम है, चाहे सख्त भू कानून हो, नकल विरोधी कानून हो, जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई और जिसके लागू होने से परीक्षा में पारदर्शिता आई। इसी तरह से UCC लागू किया, जो आने वाले समय में भी उत्तराखंड की संस्कृति और सामाजिक समरसता को मजबूत करने में, बढ़ाने में योगदान देगा। इसके साथ ही लैंड जिहाद जैसे अभियान से बहुत सारी सरकारी ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक आपदा प्रभावित राज्य है, आपदा में किस तरह से क्विक रिस्पांस किया जाए, उनकी सरकार ने इन 3 सालों में इस पर काफ़ी मेहनत किया और उसके बहुत सकारात्मक परिणाम भी आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जोशीमठ भू धसाव का मामला हो या अन्य जगह पे तरह तरह के आपदाओं के मामले में सरकार ने त्वरित रिस्पांस किया, प्रभावितों की मदद की, उनके परिजनों को सहायता पहुंचाई, 4 धाम यात्रा का सफल और कुशल संचालन किया। इसी तरह से अगले कार्यकाल के लिए भी उन्होंने आशा व्यक्त की कि अगले कार्यकाल में भी उत्तराखंड सरकार ऐसे ही ऐतिहासिक कार्य को अंजाम देगी। उन्होंने कहा कि 5 गेम चेंजर योजनाओं के नाम से हम बहुत जल्दी 5 ऐसी योजनाओं पे काम करेंगे जो आने वाले समय में उत्तराखंड की तस्वीर बदल के रख देंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के 3 साल के कार्यकाल चुनौतियों से भरे रहे, लेकिन चुनौतियों की तुलना में अगर देखा जाए तो उपलब्धियां सरकार के पास बहुत ज़्यादा हैं। सरकार जनता के द्वार गई, घर घर गई और उनको सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी, उसको उनका लाभ दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि बाकी का कार्यकाल भी उनका ऐतिहासिक होगा, उनको जन समर्थन मिलेगा और जनहित में वे
निडर होकर के काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की जनता का उन्हें बहुत स्नेह और प्यार मिला है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि अगले जो 2 साल उनके बचा हुआ कार्यकाल है उसमें जनहित के अधिक से अधिक काम किए जाएं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से। और बात करेंगे उत्तराखंड की ऐतिहासिक चारधाम यात्रा की, क्योंकि जल्द ही चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। यानी कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। और उससे पहले देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और लगातार उनको निर्देश भी दे रहे हैं कि किसी भी तरह की अव्यवस्था चारधाम यात्रा में ना फैले। लेकिन वही देखिएगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस विभाग है वो भी कहीं ना कहीं अब कमर कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि IG गढ़वाल राजीव स्वरूप ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से लगातार शिकायतें होती थी कि फर्जी रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, फर्जी रजिस्ट्रेशन होते थे। और पिछले बार भी हमने देखा कि कई ऐसे साइबर कैफ़े पुलिस ने सील किए थे कि जिन्होंने फर्जी रजिस्ट्रेशन किए थे और कई लोगों पर कार्रवाई भी की थी। लेकिन इस बार भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से 2 टूक कह दिया गया है। यदि कोई भी फर्जी रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही यातायात को लेकर भी कहीं ना कहीं एक प्लान पुलिस प्रशासन के द्वारा बनाया जा रहा है, ताकि जो चारधाम यात्रा में जाम का झाम झेलना पड़ता है वो जाम ना झेलना पड़े। उसके लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो करने के निर्देश कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं। और वहीं देखिएगा कि लगातार जो चारधाम यात्रा में हम देखते हैं कि जाम कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय पर कहीं ना कहीं बारिश की भी संभावना बनी रहती है और ऐसे में भूस्खलन हो या फिर कहा जाए तमाम जो इस तरह के हादसे हैं वो देखने को मिलते हैं। उनसे निपटने के लिए भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन की टीम को और उसके साथ ही NDRF की टीम को और SDRF की टीम को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा के दौरान सभी टीमें कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर रहेंगी और कभी भी ऐसा हादसा होता है तो वहां पर तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं क्या उनका पालन होता है या नहीं होता है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है या शासन है वो कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। राजधानी लखनऊ में नगर निगम की ओर से आज एक बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई ऐसी जो अब एक नजीर पेश करेगी। कार्रवाई ऐसी जो अब अन्य राजस्व निरीक्षकों को कहीं न कहीं चेताने का काम करेगी। जिस तरीके से राजधानी लखनऊ की जनता लगातार परेशान थी और लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह को, महापौर सुषमा खरकवाल को लगातार लिखित में शिकायत दे रही थी कि हाउस टैक्स जबरन बढ़ाया गया है। न सिर्फ बढ़ाया गया है बल्कि GIS सर्वे की वजह से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद अब आनन फानन में लखनऊ नगर आयुक्त ने पिछले 1 हफ्ते पहले प्रशासन को लिखकर पूछा कि अब राजस्व निरीक्षक प्रभाकर दयाल को निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक निजी संस्थान को फायदा पहुंचाने के लिए एक बड़ा घोटाला किया और वो घोटाला ऐसा जिसमें हाउस टैक्स को मिनिमाइज कर दिया गया। मिनिमाइज करने के बाद से ही ये हल्ला हुआ और राजस्व निरीक्षक प्रभाकर दयाल की पर जांच के लिए आदेश दिए गए। लेकिन जांच के आदेश ठंडे बस्ते में चले गए। न सिर्फ ठंडे बस्ते में बल्कि एक लंबे समय तक लगातार क्षेत्र की जनता राजस्व निरीक्षक प्रभाकर दयाल के खिलाफ लखनऊ नगर आयुक्त से मिलती रही। मजबूरन राजस्व निरीक्षक प्रभाकर दयाल के खिलाफ लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने लिखित में शिकायत भेजी और लिखित में शिकायत देने के बाद अब राजस्व निरीक्षक प्रभाकर दयाल को सस्पेंड कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जुबेर के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। हिमाचल के अंदर खालिस्तानी झंडे लेकर गए युवकों को लेकर कोई बदसलूकी का मामला अभी शांत नहीं हो रहा है। पंजाब के युवक जब हिमाचल की सीमा के अंदर पहुंचे थे तो उनके हाथ में खालिस्तानी रंगों के झंडे थे और साथ में भिंडरा वालों की फोटो लेकर वो वहां पर पहुंचे थे, जिसको लेकर हिमाचल के लोगों ने उनका विरोध किया था, उनको रोक लिया था और उस पर पुलिसिया कार्रवाई भी की थी। लेकिन हिमाचल के अंदर हुई इस हरकत के बाद अब पंजाब के अंदर अलग तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है। 3 दिन पहले ही पंजाब के अंदर हिमाचल रोडवेज की एक बस पर
कुछ युवकों ने पथराव किया, डंडों से हमला किया और वहां से फरार हो गए। ये घटना पंजाब के खरड़ शहर की थी और यहाँ पर जब हिमाचल रोडवेज की बस जब चंडीगढ़ के अंदर एंटर होने लगी थी तो खरड़ के पास कार पर सवार होकर आए 2 युवकों ने बस को रोक लिया और उस पर लाठियां बरसाते हुए वहां से फरार हो गए, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने एक मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी थी। उसके बाद अलग अलग हिंदू संगठनों की तरफ से हरियाणा और पंजाब के अंदर कई जगह पर इसके समर्थन के अंदर या कह सकते हैं खालिस्तान के विरोध के अंदर झंडे लगाए गए और अपना विरोध दर्ज कराया गया। लेकिन आज एक बार फिर पंजाब के अगर अमृतसर की बात करें तो वहां पर बस अड्डे पर हिमाचल रोडवेज की बसों पर खालिस्तानी नारे लिखे गए और कुछ बसों के शीशे भी तोड़ दिए गए। इस पूरे मामले को लेकर अब पूरे पंजाब के अंदर एक तरीके से पंजाब पुलिस को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट इस तरीके से बढ़ने से कहीं ना कहीं हिमाचल और पंजाब के लोगों के बीच तनाव जो है वो भी पैदा हो सकता है। हालांकि जो हिमाचल जाने वाले पंजाब के लोग हैं, जो अक्सर सैलानी बनकर वहां जाते हैं, अब वो भी हिमाचल जाने से बच रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं हिमाचल में जाने पर पंजाब के लोग समित हुए उनके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं मारपीट ना हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी हिमाचल के अंदर ऐसे मामले सामने आए थे। लेकिन अमृतसर की इस ताज़ा घटना के बाद आज पंजाब पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी करके पंजाब के सभी सेंसिटिव बस अड्डों को और खासतौर पर जहां पर हिमाचल के लोग बसे हैं वहां पर एक सुरक्षा को लेकर अलर्ट जो है वो जरूर जारी कर दिया गया है। कैमरा में निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज, चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक बार फिर दिल दहला देने वाली तस्वीर निकल कर सामने आई है, जहां पर प्यार, शादी, धोखा और कत्ल की कहानी देखने को मिली है। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में मेरठ के रहने वाले सौरभ राजपूत ने अपनी प्रेमिका मुस्कान से परिवार के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद से दोनों अलग रहने लगे और सौरभ राजपूत लंदन में मर्चेंट नेवी में काम पर चला गया। साल में करीब 2 से 3 माह के लिए ही वो अपने घर आता था। इसी बीच उसकी पत्नी मुस्कान के संबंध पास के ही रहने वाले साहिल शुक्ला से हो गए और वो साहिल शुक्ला के साथ समय बिताने लगी और संबंध इतने गहरे हो गए कि दोनों में शारीरिक संबंध बन गए। आपको बता दें कि साहिल शुक्ला गांजे का आदी था और उसने मुस्कान को भी गांजे की लत डाल दी थी, जिसके फलस्वरूप मुस्कान साहिल से अलग नहीं हो पा रही थी और इसी बीच दोनों ने सौरभ राजपूत को रास्ते से हटाने की साजिश रची। आपको बता दें कि पिछले कई माह से सौरभ राजपूत को हत्या करने के लिए दोनों आतुर थे, लेकिन वो अपने प्लान में फेल हो रहे थे। लेकिन इस बार सौरभ राजपूत अपनी पत्नी के जन्मदिन के अवसर पर मेरठ आया हुआ था और पत्नी ने सोने से पहले उसको नींद की गोलियां दे दी। सोने के बाद उसने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को फोन किया और उसको घर पर बुलाकर दोनों ने मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और शरीर के कई टुकड़े कर दिए। बॉडी को छुपाने के लिए उन्होंने एक ड्रम में बॉडी को डाला और ऊपर से सीमेंट कर सील कर दिया, जिसके बाद परिवार के जो लोग थे उनको इस घटना के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन जैसे ही सौरभ राजपूत का भाई अपने भाई की तलाश में घर आया तो उसने मुस्कान से पूछा, लेकिन मुस्कान कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन घर में से बदबू आने पर उसने पड़ोसियों को बुलाया, जिसके बाद पड़ोसी वहां पर एकत्रित हुए और इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कानून का शिकंजा कब तक दोनों पर कस पाता है। वहीं जो परिवार है, मुस्कान के पिता हैं, माता पिता दोनों ने ही कहा है कि उनका दामाद हीरा था और उन्होंने अपनी बेटी के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरठ से JK 24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं ताबिश कमाल हूं आपके साथ। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी मेरे साथ है। दिल्ली में इस वक्त राजनीतिक माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है। दिल्ली में कल आम आदमी पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें कई पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि पंजाब में जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दी गई है, जिसके बाद से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है।
कांग्रेस और बीजेपी दोनों आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई हैं। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का कहना यह है कि मनीष सिसोदिया ने जैसे दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें खोल करके दिल्ली को लूटा था, वही फार्मूला वो पंजाब की जनता पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने स्कूलों का पास शराब की दुकानें खोली, कहने के लिए वो शिक्षा मंत्री थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें खुलवा कर दिल्ली में गंदी राजनीति की थी, वैसे ही वो पंजाब में अब करेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि पार्टी आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़े और अच्छे वोट परसेंटेज हासिल करके पार्टी वहां पर कुछ कमाल कर सके। लेकिन जिस तरह से चुनावी राज्यों के अंदर पार्टी ने बड़ा फेरबदल किया है, उससे ये बात साफ है कि दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी को चोट मिली है वो आगे राज्यों न मिले, इसके लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। ऐसे में दिल्ली की कमान सौरभ भारद्वाज को दी गई है। सौरभ भारद्वाज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तेज़ तर्रार नेता माने जाते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे। वहीं गोपाल राय को दिल्ली से हटा करके गुजरात लगाया गया है। हालांकि ये सब जो नियुक्तियां हुई हैं उस वक्त हुई हैं जब कई राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दिल्ली नगर निगम का चुनाव भी अब नज़दीक आ रहा है। दिल्ली में मेयर का चुनाव होना है और उसके लिए दिल्ली में तैयारियां ज़ोरों शोरों पर हैं। दिल्ली में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी 14 विधायकों को नगर निगम के सदस्य के रूप में नामित किया है, जिसमें से 3 सदस्य आम आदमी पार्टी के और 11 बीजेपी के होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद अभी। खबर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से। खबर आज एक बेबाक खबर है। जो सदन के स्पीकर है यूटी खादर ने कल भाजपा के 18 विधायकों को 6 महीने के लिए सस्पेंड किया। सस्पेंड इस वजह से किया गया है कि जो माइनॉरिटीज के जो ठेकेदारों को 4% रिजर्वेशन सिद्धरामैया सरकार ने जो कल बिल पास हो रही थी उस वक्त और हंगामा हुआ सदन के अंदर। यूटी खादर ने भाजपा के 18 विधायकों को सस्पेंड किया है, जिसमें बीदर साउथ के MLA शैलेंद्र बेलदड़े और बसव कल्याण के शरणु सलगार भी मौजूद हैं। इस लिस्ट में नाम मौजूद है उन्हीं का। बीदर जिले के शरणु सलगार और शैलेंद्र बेलदड़े का नाम भाजपा के जो विधायक हैं वो लोग भी इसमें शामिल हैं और जुमला 18 विधायकों को सस्पेंड किया गया है। माइनॉरिटी ठेकेदारों को जो 4% रिजर्वेशन सिद्धरामैया सरकार ने देने का फैसला किया था और कल बिल पास होने को थी, वही बिल लेकर बीजेपी के विधायकों ने बिल फाड़कर यूटी खादर स्पीकर के पीठ पर फेंक दिया। यानी कि पीठ जो सामने बैठे हुए रहते हैं यूटी खादर, वहां पर उनके फेस पर कुछ कागजात जा रहे थे। जो स्पीकर के जो मार्शल लोग रहते हैं उन्होंने आड़े हाथ डालकर उस पेपरों को यूटी खादर तक पहुंचने नहीं दिया। इसी वजह से और हनी ट्रैप मामले को लेकर भी बीजेपी विधायकों की कल जोरदार सदन में हंगामा किया गया है। अब देखना यह होगा कि ये मामला राजभवन तक पहुंचने वाला है या नहीं। आने वाले दिनों में कल यानी कि सोमवार को इसका पता चलेगा कि बीजेपी के सभी विधायक गवर्नर से मुलाकात करने की एक उम्मीद नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी, सिटी रिपोर्टर, बेंगलोर। देश भर में लगातार मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। चाहे उत्तर भारत की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें या फिर हिमालय क्षेत्र की बात करें, लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते 2 दिन से तेज तीखी धूप तो निकल रही है, लेकिन जो ठंडी हवाएं पर्वतीय क्षेत्र से होकर राजधानी दिल्ली पहुंच रही है, इससे ज्यादा गर्मी में इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि दिन के समय तेज तीखी धूप लोगों के ऊपर पड़ रही है, जो लोगों के पसीने छुड़ाती हुई दिखाई जरूर दे रही है। मौसम विभाग ने जो ताजा अपडेट जारी किया है उसके अनुसार वीकेंड में यानी शनिवार और रविवार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा और साथ ही जो NCR का इलाका है यहाँ पर बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं कई इलाकों में बूंदाबांदी होने की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं अगर हम आज के न्यूनतम तापमान की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान तकरीबन
18.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं अब हम आपको जानकारी देते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की और या फिर उड़ीसा की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से ओलावृष्टि की संभावना और इसके साथ साथ बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ है उसकी वजह से जो वीकेंड है इसमें ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाकों में और साथ साथ उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और साथ ही दिल्ली में कई जगह बादलों की आवाजाही देखने को तो मिल सकती है। लेकिन सोमवार से एक बार फिर से जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जा सकती है और जो ये तापमान अभी फिलहाल 33 से 34 डिग्री सेल्सियस राजधानी दिल्ली एनसीआर के इलाकों में देखने को मिल रहा है, ये बढ़कर तकरीबन 33 से लेके 38 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना और तेज तीखी धूप ऐसे ही अब आने वाले दिनों में लोगों को परेशान करती हुई दिखाई दे सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस और सपा के गठबंधन के लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कहीं दिल्ली में सोनिया गांधी अखिलेश यादव के साथ इफ्तार पार्टी में नजर आती हैं, मगर सबसे अहम सवाल ये है कि अभी भी समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस पे कटाक्ष कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी पे कटाक्ष कर रहे हैं। 2024 में दोनों ने साथ में चुनाव लड़ा, जिसमें बहुत ज़्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को 37 सीटें रहीं और 6 सीटें कांग्रेस को रहीं। बहरहाल इस गठबंधन की पॉजिटिव रिपोर्ट रही 2024 के लोकसभा चुनाव में, मगर 2027 तक क्या गठबंधन रहता है नहीं रहता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में हम तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही है कि अगर हमें साथ नहीं मिला तो हम अलग भी लड़ लेंगे। तो इस तरह की बयानबाजी जो बड़े नेताओं की तरफ से आ रही है या स्टेट कैडर नेता की तरफ से आ रही है, इससे कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बार्गेनिंग की चीज़ें हैं, जहां पर कांग्रेस भी अपने आप को कम नहीं आंक रही है और समाजवादी पार्टी से कहीं ना वो अपनी अत्यधिक सीट लेने के चक्कर में इस तरह के बयान दे रही है। अखिलेश यादव का कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव दिल्ली में जो हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी ने बाकायदा अपना दल अरविंद केजरीवाल को बगैर मांगे समर्थन दे दिया। वहां कांग्रेस जो है अपना दल के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। इस तरह की कयासबाजी में जो पंडित हैं राजनीति के, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी सूरत जो है वो गठबंधन की क्लियर नहीं है। बहरहाल 2 साल रह गए हैं विधानसभा के चुनाव के उत्तर प्रदेश में। अब देखने वाली बात है कि गठबंधन किस करवट बैठता है, गठबंधन होता है या नहीं होता है। इस गठबंधन इंडिया गठबंधन में कोई और रीजनल पार्टी आती है या नहीं आती है, बीजेपी किस तरह से अपने फार्मूले को सेट करती है, ये कुछ ही दिन के बाद तस्वीर क्लियर हो जाएगी। कैमरामैन जुबैर के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, JK न्यूज़। छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाने पर बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस, भाजपा सहित कई राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो विरोध जो है शुरू कर दी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की जो है बीजेपी की सरकार जो है छत्तीसगढ़ में जो है बिहार दिवस मनाने का जो है निर्णय लिया है और मना रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक सियासत शुरू हो गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले को लेकर के राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और तब तब इस तरीके के जनता को साधने के लिए जो है भाजपा हथकंडे अपनाती है और ये पूरी तरीके से राजनीतिक बताया। इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी सरकार पर जमकर के करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति भाजपा के आने के बाद धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उन्होंने कहा कि ये सरासर छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में आदिवासी दिवस नहीं मना रही है। उन्होंने कहा जिस तरीके से संस्कृति को खत्म किया जा रहा है, यहाँ पर तीजा पोरा त्यौहार नहीं मनाया जा रहा है और खास करके छत्तीसगढ़ से जुड़े त्यौहार ठीक से भाजपा नहीं मना रही है और भाजपा दिवस मना रही है। कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि यहाँ पर यहाँ के प्रभारी नितिन नवीन बिहार के हैं, इसलिए उसके चापलूसों के लिए जो है भाजपा जो है छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मना रही है। क्या कभी बिहार में
जो है बीजेपी छत्तीसगढ़ दिवस मनाएगी, ये सवाल जो है उन्होंने पूछा है। वही इस पूरे मामले को लेकर के भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, देखिए ये पूरा मामला राजनीति है। उन्होंने कहा भाजपा जो है श्रेष्ठ भारत पर काम करती है, उसी के थीम पर काम कर रही है। उन्होंने कहा मोदी जी हमेशा कहते हैं सबके साथ सबका विकास है, और ये उन्होंने राजनीतिक प्रेरक बताया। इस पूरे मामले को लेकर के लगातार सियासत जारी है, और खास करके भाजपा और कांग्रेस के बीच जो है लगातार सियासत जारी है। अब देखना ये होगा इस पूरे मामले को लेकर के भाजपा और कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, ये तो आने वाले समय पता चलेगा। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू राय, JK24 न्यूज, रायपुर।